नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए एथिक्स। और आज मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, इसलिए मैं क्लास की स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। हमने यूपी पीसीएस के रिवीजन बैच ला रहे हैं हम बहुत जल्द। रिवीजन बैच बहुत जल्द नहीं, आज से इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। हमारे बैच का नाम है फतेह बैच। बाकी इसकी डिटेल हम आपको अभी आगे वीडियो में जब इसकी क्लासेस शुरू करेंगे तभी वहीं पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। और हम कोशिश करेंगे आज से इसमें चालू करेंगे, तो आज से इसमें पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के साथ पॉलिटी को जल्द से जल्द कवर करेंगे, क्योंकि हम रिवीजन बेस पर कर रहे हैं, तो लगभग हम इसको 15 दिनों में कवर कर लेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने विषय पर, एथिक्स पर। यूपी पीसीएस के लिए हम एथिक्स पढ़ रहे हैं। एथिक्स हम फाउंडेशन बैच के लिए कर रहे हैं। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो जान लीजिए। पहले हमने अभी देख लिया अभिरुचि क्या है, उसके बाद हमने देखा सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या हैं, हमने देखा सत्यनिष्ठा, और आज हम शुरू कर रहे हैं इससे गैर तरफदारी तथा निष्पक्षता। तो गैर तरफदारी क्या है? गैर तरफदारी इस तरीके से, दो पक्षों, उन दोनों में से आप किसी की भी तरफ ना होकर के आप किसी भी पक्ष में शामिल ना हो और आप निष्पक्ष रूप से कार्य करें, तो वही निष्पक्षता। यानी कि तटस्थ कार्य करेंगे तो निष्पक्ष रहेंगे आप, किसी भी के प्रति झुकाव नहीं रखना है आपको। ये सिविल सेवा का बुनियादी मूल्य ये भी है। तो गैर तरफदारी क्या है? यानी कि निष्पक्षता। लिखिए निष्पक्षता। जो निष्पक्षता है, किसी मुद्दे के गुण व दोष के आधार पर, किसी मुद्दे के गुण व दोष के आधार पर, किसी मुद्दे के गुण व दोष के आधार पर निष्पक्ष, किसी मुद्दे के गुण व दोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। किसी मुद्दे के गुण व दोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना निष्पक्षता है। ठीक। और इसमें ऐसे समझिए, राजनीतिक दलों से बनी सरकारों, राजनीतिक दलों से बनी सरकारों, राजनीतिक दलों से बनी सरकारों के लिए उच्च व समान, राजनीतिक दलों से बनी सरकारों के लिए उच्च व सम्मान, राजनीतिक दलों से बनी उच्च व सम्मान क्यों? राजनीतिक दलों से बनी सरकारों के लिए उच्च सम्मान, राजनीतिक दलों से बनी सरकारों के लिए उच्च सम्मान, सेवा भाव, उच्च सम्मान सेवा भावना, उच्च सम्मान सेवा भावना के साथ अपना कार्य निष्पादित करना, अपना कार्य निष्पादित करना निष्पक्षता है। क्या? किसी मुद्दे के गुण व दोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना निष्पक्षता है। वहीं राजनीतिक दलों से बनी सरकारों के लिए उच्च सम्मान सेवा भावना के साथ अपना कार्य निष्पादित करना निष्पक्षता है। और सिविल सेवा में निष्पक्षता किस प्रकार है? सिविल सेवा के दृष्टिकोण से निष्पक्षता, तो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से निष्पक्षता
सिविल सेवा के दृष्टिकोण से निष्पक्षता, तो इसमें क्या है, आपके निर्णय में हमेशा कानूनों, आपके निर्णय, इसमें क्या होना चाहिए, आपके निर्णय में हमेशा कानून, हमेशा कानून व विषय परक, कानून व विषय परक यानी कि उद्देश्य पूर्व, कानून व विषय परक यानी कि उद्देश्य परक, कानून व विषय परक यानी कि उद्देश्य परक, तार्किक तथ्यों के आधार पर, तार्किक तथ्यों, आपके निर्णय में हमेशा कानून व विषय परक तार्किक तथ्यों के आधार पर, के आधार पर, आपके निर्णय में हमेशा तार्किक तथ्यों के आधार पर, नहीं आधार पर निर्णय नहीं, यहाँ निर्णय तो पहले लिया, तार्किक तथ्यों पर आधारित, तार्किक तथ्यों पर आधारित, आपके निर्णय में हमेशा कानून व विषय परक तार्किक तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, होने चाहिए। जो आपके निर्णय हैं उसमें क्या होना चाहिए, हमेशा कानून व विषय परक तार्किक तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, ना कि पक्षपात, पूर्व धारणा व संभावित, पक्षपात, पूर्व धारणा व संभावित, न कि पक्षपात, पूर्व धारणा व संभावित लाभ के आधार पर, संभावित लाभ के आधार पर, पर यानी कि आपका जो निर्णय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, कानून बेस होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें पक्षपात, ऐसा कोई निर्णय न लीजिए जिसमें पक्षपात हो या पूर्व धारणा या संभावित लाभ के आधार पर कोई भी निर्णय हो, तो वो गैर तरफदारी नहीं होगा, वो तरफदारी का निर्णय हो जाएगा। ठीक है, तो निष्पक्षता के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। निष्पक्षता के उदाहरण, निष्पक्षता के उदाहरण क्या हैं, देखो कि जैसे खेलों में अंपायर हो गए, इस तरीके से देखें। निष्पक्षता में उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, खेलों में अंपायर, खेलों में अंपायर हमेशा निष्पक्ष ही निर्णय लेता कि नहीं लेता, इसलिए एक ये हो गया। न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश, ये हो गया। वही दूसरा उदाहरण हो सकता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जैसे कि अकबर मंत्रियों का चुनाव व निष्पक्ष, ऐतिहासिक में हो सकता है अकबर द्वारा मंत्रियों का निष्पक्ष चुनाव, एक उदाहरण ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव, निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव।
एक उदाहरण ये भी हो गया। वही सिविल सेवकों में क्या होना चाहिए, योजना क्रियान्वयन में निष्पक्षता। क्या सिविल सेवकों में योजना क्रियान्वयन में निष्पक्षता। सिविल सेवक में क्या, योजना क्रियान्वयन में निष्पक्षता। ये इसके कुछ उदाहरण हो गए। तो गैर तरफदारी के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। बाकी यदि आपको किताबों से कुछ मिलता है, करंट अफेयर से कुछ मिलता है, तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब में इतना समझ ले कि ये काफ़ी है। सबसे अच्छा तो आप इसी से समझिए, किसी मुद्दे पर गुण व दोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना, यानी कि निष्पक्षता का सबसे अच्छा तरीका ही यही कि डिसीजन मेकिंग में क्या है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर डिसीजन मेकिंग हो, तो वो निष्पक्षता है। और यही राजनीतिक दलों से बनी सरकारों के लिए, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी, परंतु आपको क्या, आप किसी भी के प्रति टिल्टेड नहीं रहेंगे। आपको सभी को उच्च सम्मान सेवा भाव के साथ अपने कार्य निष्पादित करना है। ये नहीं देखना कि कोई दल सरकार में है या नहीं है, आप उसके प्रति किस तरीके का भाव रखते हैं। आप किसी भी तरीके का भाव नहीं रखेंगे, आपके लिए सभी सम्मान लायक हैं, सबके साथ सेवा भाव के साथ आप कार्य निष्पादित करेंगे, तो ये निष्पक्षता ही कहलाएगी। ये उदाहरण परिभाषा में लिख सकते हैं, उसका दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो जो निर्णय होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो तार्किक तथ्यों पर आधारित कानून परक, यानी कि कानून व विषय परक होना चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण धारणा व संभावित लाभ के आधार पर। ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा निष्पक्षता के उदाहरण। तो निष्पक्षता के उदाहरणों में आप और भी ऐड कर सकते हो, वो आप अपने अनुसार देखें जो आपको सही लगता है। खेलों में अंपायर, न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश, इसका एक उदाहरण है। ऐतिहासिक तौर पर अगर एक उदाहरण हम लेना चाहें प्रैक्टिकल, तो ऐतिहासिक में अकबर द्वारा मंत्रियों का निष्पक्ष चुनाव किया गया, तो एक ये उदाहरण हुआ। वहीं प्रेजेंट टाइम में और देखें तो निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराए जाने। वहीं सिविल सेवकों में क्या चीज़ हम ढूंढना चाहेंगे, तो योजना क्रियान्वयन में निष्पक्षता, ये सिविल सेवकों से हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि ये भी एक उदाहरण है इसमें। तो ये हो गया हमारा गैर तरफदारी या निष्पक्षता। अब हम आते हैं इसके बाद में हम देखते हैं सिविल निष्पक्षता के और कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, तो काफ़ी आपको समझ में आएगा। इसके बाद निष्पक्षता के बाद फिर हम गैर तरफदारी को अलग से देखेंगे, सेपरेट। वैसे तो अभी हमने निष्पक्षता देखी, उसी तरीके से हमें गैर तरफदारी की भी डेफिनेशन देखनी है अलग से, वो थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। तो अभी हम निष्पक्षता में और चीज़ें भी देख लेते हैं। और निष्पक्षता में चीज़ें हम क्या देख सकते हैं, बस जैसे कि मान लीजिए निष्पक्षता में और चीज़ें हम देख सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विचारधारा हम निष्पक्षता में देख सकते हैं। तो हम निष्पक्षता में और क्या देख सकते हैं, सिविल सेवाओं में निष्पक्षता, सिविल सेवाओं में निष्पक्षता। इसमें और क्या चीज़ें हम देखेंगे, तो और हमने बताया व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा और वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की। तो यहाँ क्या लिखिए, व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा एक सेक्शन आप इधर ये बना लीजिए। दूसरी तरफ आप जो दूसरा सेक्शन बनाएंगे वहाँ पर क्या लिखें, वहाँ पर वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा। यहाँ पर लिखिए वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा। इधर क्या, वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा। तो व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व और वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व, इनमें
अब विचारधारा में थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो क्या ये स्वयं व्यक्ति की नैतिकता, यहाँ पर यानी व्यक्तिनिष्ठ, यानी पर यहाँ पर क्या चीज़ होगी, स्वयं व्यक्ति की नैतिकता। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा स्वयं व्यक्ति की नैतिकता। स्वयं व्यक्ति की नैतिकता। और दूसरी बात क्या है, इसमें अंतरात्मा की आवाज़, यानी कि जब ये व्यक्तिनिष्ठ होगा तो यहाँ पर अंतरात्मा की आवाज़ पर कार्य, क्या, अंतरात्मा की आवाज़ पर कार्य, अंतरात्मा की आवाज़ पर कार्य। अंतरात्मा किस तरीके की चीज़ है, अंतरात्मा व्यक्तिनिष्ठ ना कि वस्तुनिष्ठ है। ये तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लासेस में। और क्या है जो व्यक्तिनिष्ठ में है, इसमें क्या, स्वयं के विश्वास, स्वयं के विश्वास, स्वयं के विश्वास मूल्य, स्वयं के विश्वास मूल्य, अनुभव, उनकी पृष्ठभूमि, स्वयं के विश्वास मूल्य, अनुभव, उनकी पृष्ठभूमि आदि नैतिक निर्देशन प्रदान करते हैं, आदि नैतिक निर्देशन प्रदान करते हैं, आदि नैतिक निर्देशन प्रदान करते हैं। इतनी चीज़ें आपके व्यक्तिनिष्ठ में आ गई। और अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वस्तुनिष्ठ में ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति से अलग हो, तो इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें मान लीजिए संविधान, संविधान, कानून, संविधान, कानून, और क्या, संसदीय निर्देशन, संविधान, कानून, संसदीय निर्देशन, और क्या हो सकता है, शासनात्मक अध्यादेश, या कहें संसदीय अध्यादेश। संसदीय अध्यादेश, या संसदीय अध्यादेश क्यों कहेंगे, संसद थोड़ी अध्यादेश जारी करती है, अध्यादेश तो जारी करते राष्ट्रपति, यानी कि शासनात्मक अध्यादेश होता है। यहाँ पर क्या, शासनात्मक। शासनात्मक अध्यादेश। और क्या, नागरिकों की आकांक्षा, नागरिकों की आकांक्षा, नागरिकों की आकांक्षा, और क्या, सामाजिक अपेक्षा आदि, सामाजिक अपेक्षा आदि। तो ये हो गया हमारे वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा। हमने देख लिया निष्पक्षता, अब हम देखते हैं गैर तरफदारी। वैसे दोनों शब्द लगता है एक ही है, परंतु थोड़ा अंतर भी इसमें है। तो गैर तरफदारी क्या है, लिखिए गैर तरफदारी की परिभाषा लिखिए इसकी। इसमें लिखिए किसी राजनीतिक दल
किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति, समूह, वर्ग, राजनीतिक दल, व्यक्ति, समूह, वर्ग, किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति, समूह, वर्ग व आंदोलन आदि का पक्ष लेकर, आंदोलन आदि का पक्ष लेकर, आंदोलन आदि का पक्ष लेकर उनका समर्थन न करना, उनका समर्थन न करना, उनका समर्थन न करना व निष्पक्ष, समर्थन न करना व निष्पक्ष बने रहना, व निष्पक्ष बने रहना गैर तरफदारी कहलाता है। गैर तरफदारी कहलाता है। किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति, समूह व वर्ग आंदोलन आदि का पक्ष लेकर उनका समर्थन न करना व निष्पक्ष बने रहना गैर तरफदारी कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण 3 तरीके लिखिए। एक तो लिखिए व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत उदाहरण में देखिए ऐसे समझिए, व्यक्ति हितों के लिए कार्य ना करके, यहाँ पर लिखिए व्यक्ति हितों के लिए कार्य न करके व्यक्ति हितों के लिए कार्य न करके कार्य न कर निष्पक्ष, व्यक्ति हितों के लिए कार्य न करके निष्पक्ष बने रहना, बने रहना। व्यक्ति नहीं, सॉरी, व्यक्तिगत हितों का होगा, माय मिस्टेक। व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य ना कर, स्वयं ना कर निष्पक्ष बने रहना, यानी कि क्या है ये उदाहरण में मिलेगा। व्यक्तिगत में क्या, व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य ना कर निष्पक्ष बने रहना। इसमें एक उदाहरण बहुत अच्छा, सिलेक्शन कमेटी प्रमुख, सिलेक्शन कमेटी प्रमुख। सिलेक्शन कमेटी प्रमुख ये एक पद हो सकता है, किसी भी स्पोर्ट में हो सकता है, ठीक है। और एक हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण APJ अब्दुल कलाम का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका क्या है, ये राष्ट्रपति काल के दौरान गैर तरफदारी रवैया, क्या राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति कार्यकाल के
दौरान, राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान गैर तरफदारी रवैया, गैर तरफदारी रवैया। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान गैर तरफदारी रवैया APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण है। और वहीं सिविल सेवकों द्वारा एक उदाहरण और है, सिविल सेवकों द्वारा राजनीतिक दल से गठजोड़ न करना, सिविल सेवकों द्वारा राजनीतिक दल से गठजोड़ न करना। यहाँ पर देखिए हमने 3 उदाहरण देखे। एक तो व्यक्तिगत में ऐसे समझिए, व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य ना करना, निष्पक्ष बने रहना, ये सेक्रेटरी कमेटी प्रमुख, इसके लिए बढ़िया उदाहरण हो सकता है। वहीं APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं, इनका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने देख लिया यहाँ पर, राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान गैर तरफदारी रवैया, और सिविल सेवकों द्वारा राजनीतिक दल से गठजोड़ ना करना, ये कहा जाता है, मतलब सिविल सेवकों के लिए एक मानक के तौर पे गठजोड़ ना करना, गठजोड़ नहीं करना। यहाँ लिखिए, ना की जगह नहीं कर लीजिए, नहीं करना। तो ये हो गई गैर तरफदारी। तो गैर तरफदारी क्या है? किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति समूह व वर्ग व आंदोलन आदि का पक्ष ना लेकर, पक्ष यानी कि उनका समर्थन ना करना व निष्पक्ष बने रहना गैर तरफदारी है। ये हो गया हमारा गैर तरफदारी। हाँ, और अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। तो यह क्या है? ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी को इस तरीके से समझिए, ऑब्जेक्टिविटी को तथ्यों व, लिखिए, सीधा लिखवाई देता हूँ, बाद में मैं समझाता हूँ। तथ्यों व प्रमाणिक साक्ष्यों, तथ्यों व प्रमाणिक साक्ष्यों, तथ्यों व प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना, के आधार, तथ्यों व प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, तथ्यों व प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, तथ्यों व प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता वस्तुनिष्ठता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता कहलाती है, वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अर्थात मामले के गुण व दोष, अर्थात मामले के गुण व दोष, गुण दोष एक ही साथ लिख दीजिए, गुण दोष के आधार पर, गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना, के आधार पर निर्णय
लेना, ना कि गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना, ना कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, ना कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, ना कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, भावना व आदेश, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, भावना व आदेश, भावना व आदेश से वशीभूत होकर, से वशीभूत होकर। तो क्या यहाँ पर देखा हमने, तथ्यों के प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अर्थात इसमें मामले के गुण व दोष के आधार पर निर्णय लेना, ना कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, भावना व आदेश में वशीभूत होकर। ये हमने वस्तुनिष्ठ की परिभाषा देख ली। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, एक, अब ऐसा कीजिए आप लोग, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो अभी लिख दीजिए, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर चालू करता हूँ, उदाहरण बताता हूँ। अरे कल ऐसा हुआ कि कल मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, तो लौटने में काफ़ी टाइम हो गया, और उसके बाद फिर क्लास रिकॉर्डिंग जाने और आने में काफ़ी थकान हो गई, इसलिए मैंने कल की क्लास नहीं ली थी। हाँ, क्वेश्चन मैंने नहीं ग्रुप में डाला है, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द क्वेश्चन आपको मिल दिया जाए। हैंड रिटन नोट्स, मैंने नोट्स को बताया तो आपको कि आप अगर क्लास में नोट्स बना रहे हैं तो आप हैंड रिटन नोट मत बनाइए। मतलब क्या करेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स का, और यदि आप चाहते ही हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ हैंड रिटन नोट्स ही आपको दे दूँगा। अब ऐसा है जैसे जिनका प्रीलिम्स में रिवीजन के लिए जो बैच चलेगा उसमें तो आपको नोट्स देने ही पड़ेंगे। रीज़न ये है कि यदि इस टाइम पे 2-3 तरीके के स्टूडेंट होंगे ना, एक तो वो स्टूडेंट होंगे जिसने अपने नोट्स बना रखे होंगे साल भर, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरे स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो खूब की है पर नोट्स नहीं बनाए, तो उनके लिए वो नोट्स काम कर सकते हैं। पर जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं वो उन नोट्स को बिल्कुल भी मत देखिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा नोट्स, ठीक है। तो इसलिए आप उसमें तो टेंशन लीजिएगा मत प्रीलिम्स के लिए। और हाँ, जो लोग फाउंडेशन कर रहे हैं 2027-28 के लिए, तो उनको फिर नोट्स की क्या प्रॉब्लम, मैंने बताया ना, आपका नोट्स बनाने का तरीका दूसरा है। आप लोग क्लासेस लेक्चर के साथ और बुक रीडिंग के साथ नोट्स बनाते चलिए खुद के। जो अपनी मेहनत है वो आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है, और जो मेरी मेहनत मैं आपको दे दूंगा लिख के, वो आपका माइंड प्रोसेस थोड़ी किया होगा। हाँ, तो इतना कीजिए। हाँ, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट आज कोशिश है मेरी, आज मैं शाम तक उसके एक ओरिएंटेशन वीडियो दे दूँ, देन आफ्टर कल से क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। या कोशिश करूँगा आज, अगर हो पाता है रिकॉर्ड तो आज ही मैं कर दूँगा, ठीक है। हाँ, आपका आंसर मिला था, ठीक है, स्टार्टिंग फेज़ में इतना सही है। क्या वो आंसर अपने 40 मिनट में, चलिए कोई बात नहीं, पहली बार हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो इसलिए 40 मिनट लगे हों, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ, करंट अफेयर जो है ना, वो मैंने बताया ना आपको, वो जो मैं आप फतेह बैच आपका जो आएगा उसमें आपका करंट अफेयर करा दिया जाएगा पूरे साल का, जितना आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। ठीक है, फिर
बाकी जो डाउट है आप ग्रुप में पूछिए, ये डाउट तो यहाँ पर पूछने नहीं चाहिए आपको। बुक प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक ऐसा करता हूँ मैं, एक प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी अलग से बना देता हूँ। क्या हो रहा है ना, आप लोग प्रीलिम्स के लिए भी बुक पूछ रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए बुक कौन सी चाहिए? आपने जो फाउंडेशन बैच में किताबें पढ़ रखी हैं वो किताबें काफ़ी हैं आपके लिए। तो अब आपको उसमें क्या करना है प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स से आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ बुकें चाहिए, जैसे कि घटना चक्र की पूर्वालोकन या घटना चक्र की पूर्वालोकन नहीं ले पाते तो किसी भी एक पब्लिकेशन की आप PYQ की बुक ले लीजिए। कुल मिला के PYQ के लिए एक अच्छी बुक लेनी पड़ेगी, कोई भी लीजिए। सभी सब्जेक्टों के लिए PYQ करने तो कायदे से कीजिएगा। डीप अंडरस्टैंडिंग मेरे सामने घटना चक्र पूर्वालोकन सही रहती, परंतु घटना चक्र पूर्वालोकन बहुत ही बल्कि बुक है, ये समझ लीजिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उसमें क्या कर सकते हैं, घटना चक्र पूर्वालोकन में उसमें आप सेलेक्टेड पार्ट कीजिए। अच्छा, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हमारे एक स्टूडेंट हैं, इनका नाम है अजय, नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि मेरे सर कॉन्फिडेंस मेरा नहीं बन पाता है कि मैं प्रीलिम्स इस बार दूं या ना दूं। सर मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे प्रीलिम्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूं कि आप तैयारी कब से कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताइए, तो मैं उसके अनुसार फिर आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके ओके, मतलब आपने 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपने पिछला वाला प्रीलिम्स दिया था? नहीं दिया था। एक काम कीजिए ना, इस बार का प्रीलिम्स यदि आपका कॉन्फिडेंस नहीं भी बन रहा है तो अभी फ़िलहाल आप पढ़ाई डाउन मत कीजिए। आप अभी फुल फेज से पढ़ाई करते रहिए पूरी स्पीड से, और नवंबर या सितंबर के लास्ट या नवंबर की स्टार्टिंग में आपको देखिएगा आप किस स्टेज में है, उस अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। बाकी रही बात कि एग्ज़ाम दिया जाए या न दिया जाए, तो मेरे हिसाब में एग्ज़ाम दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट तो है नहीं। आप एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके का आपका माइंडसेट होता है वो सब आप अभी परख जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए उस टाइम पर। ये ना कोशिश कीजिएगा कि ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने सोचा कि अभी प्रीलिम्स इस बार नहीं देना है तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये मत कीजिएगा आप। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपका, तो भी इतनी मेहनत कीजिए कि पूरी ताकत लगा दीजिए। होगा या नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी आपकी शिद्दत देखनी है कि पढ़ाई में आप कितना पढ़ रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। हाँ, रिवीजन बैच में क्या होगा, ऐसे समझिए, 3 तरीके के कोचिंग जो होती हैं वो 3 तरीके से आपको कार्य करती। कोचिंग प्रोग्राम किस तरीके, 3 तरीके से होते हैं। एक होता है आपका फाउंडेशन प्रोग्राम, तो फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू फुल कवरेज करा देते हैं आप। इसमें आपका पूरा एक बार अच्छे से सभी चीज़ें समझाई जाती हैं। और वहीं पर आता है क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं दोनों तरीके हो सकते हैं। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी आपको मिल जाएंगे। आप जब मेंस एग्ज़ाम, जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं स्पेसिफिक, उनके लिए मेंस और प्रीलिम्स अलग अलग मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स। वहीं एक और कोर्स होता है रिवीजन बैच। रिवीजन बैच और क्रैश कोर्स दोनों एक ही चीज़ है, समझ रहे हैं ना। रिवीजन बैच और क्रैश कोर्स दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर क्या कराया जाता है क्रैश कोर्स में, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जितना अभी तक आपने जितनी भी तैयारी कर रखी होती है, सभी सब्जेक्ट को एक एक बार आपके सामने, यानी कि आपके सामने से हर सब्जेक्ट को अच्छे से एक बार तेज़ी से स्पीड में आपको पढ़ाया जाता है।
तो क्या होगा, जैसे आप कुछ चीज़ें भूल गए होंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर उसमें पुरानी चीज़ों में कुछ करंट अफेयर जो पुरानी चीज़ों में कुछ एडिशन हुआ है तो वो करंट अफेयर आपका इसी जब आप कोर्स करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम के टाइम के आसपास आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक। और चीज़ें क्या होंगी उसमें, क्रैश कोर्स में आप अपने